हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2023 का आरबीआई का सर्कुलर है ये, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड एसेट्स पोजेस्ड अंडर द सरफेसाई एक्ट 2002। तो इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है कि अब रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा किसी भी सिक्योर्ड एसेट को अगर पोजेस किया जाता है, उसके ऊपर कब्जा किया जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ जानकारी उसको डिस्प्ले करना होगा। तो इसी सर्कुलर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो सरफेसाई एक्ट है उसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। सरफेसाई का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस पर्टिकुलर कानून को 2002 में लाया गया था। हमारे देश के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है, तो इस सेक्टर में जो एनपीए का समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए इस कानून को लाया गया था। इस कानून के तहत बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको पावर दे दिया जाता है कि ये सिक्योरिटीज़ के ऊपर अपना कब्जा कर सकता है और उसको बेच सकता है बिना कोर्ट जाए हुए, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ये ऐसा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन लिया है अपने घर को गिरवी रख के और किसी कारणवश वो लोन को नहीं चुका पाया, तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक उसको एक नोटिस भेजेगा और इस नोटिस में बैंक उसको कहेगा कि 60 दिन के अंदर आपका जो भी लायबिलिटीज़ है उसको आप पूरा कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि बोरोवर ऐसा नहीं कर पाता है, जो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर है वो कंप्लाई नहीं कर पाता है बैंक नोटिस का, तो यहाँ पे बैंक के पास सरफेसाई एक्ट के तहत 3 विकल्प होता है। सबसे पहला तो है कि बैंक उसका जो एसेट है, यानी कि उसका जो घर है, इस केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसके ऊपर बैंक कब्जा कर सकता है, या फिर बैंक उसको लीज पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है, या फिर उसको सेल कर सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है उसको बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है। इन सब के अलावा देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कोई ऐसा एसेट होता है जिसको कि तुरंत सेल नहीं किया जा सकता है, तो इस केस में बैंक अपने किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो ये 3 चीज़ बैंक कर सकता है सरफेसाई एक्ट के तहत। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। तो इस सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए एक डिसीजन लिया गया है कि जितना सारा भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है जो कि सिक्योर क्रेडिटर है सरफेसाई एक्ट 2002 के तहत, मतलब कि जिसने किसी भी व्यक्ति को लोन दिया है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, किसी एसेट के अगेंस्ट में, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो अगर वो उस सिक्योर्ड एसेट के ऊपर कब्जा करता है तो इस केस में उसको जो भी जानकारी है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब कहाँ पे ये जानकारी डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ का जो वेबसाइट होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपलोड करना होगा। और देखिए, यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि इस तरह का जो पहला लिस्ट होगा वो उसको 6 महीने के अंदर ही डिस्प्ले कर देना होगा अपने वेबसाइट पे। अब ये 6 महीना कहाँ से काउंट होगा, तो सर्कुलर पब्लिश होने से ये 6 महीना काउंट होगा। और साथ ही में देखिए, मंथली बेसिस पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये जो लिस्ट है उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्लैरिटी लेकिन आरबीआई की तरफ से नहीं आया है। ये क्लैरिटी क्या है कि आरबीआई ने यहाँ पे नहीं बताया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ को जो भी डेटा है वो किस तरीके से अपलोड करना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अपलोड करना है या फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अपलोड करना है। मतलब कि बैंक को वो सारा भी जो डिटेल है सिक्योर्ड एसेट का जिसको उसने एक्वायर किया है ये सर्कुलर पब्लिश होने से पहले, वो जानकारी को भी अपलोड करना है, या फिर सर्कुलर पब्लिश होने के बाद जो अब रेगुलेटेड एंटिटीज़ किसी सिक्योर्ड एसेट को एक्वायर करेगी, उसको बेचेगी, तो उससे जुड़ा हुआ जानकारी अपलोड करना है। तो इसको लेकर के बैंक ने, आरबीआई ने यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं दिया है। अब देखिए, कौन कौन से जानकारी को डिस्प्ले करना होगा, तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, जैसे कि ब्रांच नेम, स्टेट, जिस ब्रांच से भी लोन लिया गया होगा उस व्यक्ति के द्वारा वो ब्रांच का नाम, राज्य, बोरोवर का नाम, गारंटर का नाम, बोरोवर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, गारंटर का रजिस्टर्ड एड्रेस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके बाद उसका लोन अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन होगा, जैसे कि किसी भी लोन अकाउंट को जब एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो उसको फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होता है, 3 कैटेगरी होता है, जिसमें से किसी कैटेगरी में डाला जाता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। तो इसमें से उस पर्टिकुलर बोरोवर का जो लोन अकाउंट है वो किस कैटेगरी में है, तो एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया होगा, डेट ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया होगा, जिस सिक्योरिटी को बैंक के द्वारा पोजेस किया गया है, जिसको अक्वायर किया गया है, उसके बारे में जानकारी होगा, और उस पर्टिकुलर एसेट या फिर प्रॉपर्टी का जो टाइटल होल्डर
होल्डर का नाम होगा उसके बारे में भी जानकारी होगा। तो ये सारा जानकारी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब देखिए इससे होगा क्या, तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो उन एसेट को परचेस करना चाहता है जिसको कि बैंक ने सेल के लिए रखा है, ऑक्शन के लिए रखा है। तो इस केस में वैसे बायर को काफ़ी आसानी मिलेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई कर सकता है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के वेबसाइट पे जा करके, और जो टाइटल होल्डर का नाम है उसको भी वो जान सकता है। तो ये सारा बात इस पर्टिकुलर सर्कुलर में कहा गया था। अब यहाँ पे ये सर्कुलर में जो डिसीजन लिया गया है तो ये किसके किसके ऊपर लागू होगा, तो देखिए जितना भी कमर्शियल बैंक्स है इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और यहाँ पे पेमेंट बैंक के ऊपर ये लागू नहीं होगा। पेमेंट बैंक के अलावा जो कमर्शियल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरियाज बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स है, इन सब के ऊपर लागू होगा। इसके अलावा जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एग्जिम बैंक, नाबार्ड, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ऑल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, तो इन सब के ऊपर ये जो डिसीजन है वो लागू होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।